अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग नंबर 9 के साथ फैसल आपकी खिदमत में हाजिर है। तो सबसे पहले तो बच्चों एक छोटा सा मैसेज आपके लिए कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप 9-10 के बोर्ड के एग्जाम्स को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करें कि वो मोबाइल फ़ोन पे या कंप्यूटर पर जैसे आसानी हो हमारी तालीमी वीडियो से तालीम हासिल करने की रिक्वेस्ट करें। आप डेली 1 से 2 घंटे तो ज़रूर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। इससे ये फ़ायदा होगा, जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी चार्जेस के ये आप क्लासेस घर बैठे आप ले सकते हैं और हर क्लास के हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी तालीमी वीडियोस हैं वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। तो रिकॉर्डिंग नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, आज हम स्टार्ट लेते हैं आइसोटॉप्स। हमारा टॉपिक है आइसोटॉप्स। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन है आइसोटॉप्स आर डिफाइंड एज the atoms of an element that have same atomic number। यानी एक एलिमेंट है, उसका एटम्स, उसके एटम्स, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो बट डिफरेंट मास नंबर हो। जैसे एक एलिमेंट है कार्बन, ठीक है, इसका एक ऐसे, जैसे एक एलिमेंट है कार्बन, इसी का सेम एटम, ठीक है, क्या हो फर्क इसके अंदर क्या हो कि उसका जो एटॉमिक मास हो वो डिफरेंट हो और जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो, सेम। ऊपर वाला एटॉमिक, ऊपर वाला मास नंबर होता है और नीचे वाला एटॉमिक नंबर। हम इसको ऐसे करते हैं। अब देखो ये भी कार्बन का एलिमेंट है, एटम, ये भी कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है, दोनों, लेकिन दो डिफरेंट एटम्स इसलिए है कि उनका मास थोड़ा सा डिफरेंट है, एक का 13 है और एक का 12। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोटॉप्स। क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, एलिमेंट भी सेम है, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, लेकिन डिफरेंट एटम्स जरूर है। तो यही आइसोटॉप्स है, यही आइसोटॉप्स। दोबारा डेफिनेशन, the atoms of an element that have same atomic number। ये निशानी है, उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, but different mass number। mass number क्या होगा, different होगा। they have same electronic configuration and number of protons but they differ in। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सेम होगी। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। क्योंकि मैंने बताया था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, 5 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 5 होंगे, तो ये सेम होते हैं प्रोटॉन। वो तो फिर फर्क किस में आएगा, मास नंबर में किस में फर्क आएगा, फर्क आएगा सिर्फ न्यूट्रॉन्स। वो कैसे, अभी मैंने बताया था कि कार्बन 12, ये है कार्बन 12, ये है कार्बन 13। अब इनका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 6। अब न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं कि मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं, 12 में से 6 गए, इसका मतलब है इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन्स, ठीक हो। अब इस वाले में देखते हैं, अब 13 में से अगर 6 माइनस गए तो कितना जवाब आएगा, 7 आंसर आएगा। तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन्स इसके अंदर कितने हैं, 7। तो अब समझ आई कि जो आइसोटॉप्स है उसमें किसका फर्क होता है, सिर्फ न्यूट्रॉन्स का। इसके अंदर न्यूट्रॉन 6 है और इसके अंदर न्यूट्रॉन 7 है, बाकी कोई फर्क नहीं है। प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो बस सिर्फ न्यूट्रॉन्स का फर्क होता है। एक और चीज है कि आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, उनके रिएक्ट करने की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन बिकॉज दे डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि वो डिपेंड किस पे करती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम इसकी एग्जांपल की तरफ आए तो सबसे पहले तो एग्जांपल आ जाती है हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन की जो एग्जांपल है, द नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन इज कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स 3 आइसोटॉप।
कि हाइड्रोजन जो नेचुरली कुदरती पाया जाता है वो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, उसके 3 आइसोटॉप्स होंगे। यानी हाइड्रोजन कितनी फॉर्म में प्रेजेंट है, 3 आइसोटॉप में, 3 डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं प्रेजेंट इन डिफरेंट अबंडेंस। हर उसकी अबंडेंस डिफरेंट होगी, मतलब 3 आइसोटॉप्स है ना, कोई आइसोटॉप ज्यादा उसमें पाया जाएगा, कोई कम में पाया जाएगा, कोई बहुत ही कम में। तो आइसोटॉप्स हाइड्रोजन के कितने हैं, 3। उनके नाम देखते हैं। 3 आइसोटॉप्स हाइड्रोजन आर नेम्ड प्रोटियम, पहले उसका आइसोटॉप क्या है, प्रोटियम। दूसरा ड्यूट्रियम, तीसरा ट्रीटियम। ये है तो तीनों ही हाइड्रोजन, पर ये क्या है, आइसोटॉप्स है, ठीक है, डिफरेंट एटम्स है। इसका मैस नंबर कुछ और है, इसका मैस नंबर कुछ और है, इसका मैस नंबर, लेकिन है ये क्या है, सारे हाइड्रोजन। तो ये कहलाते हैं हमारे आइसोटॉप्स। आगे हम इसको देखते हैं कि तो ये देखिए, ये तीनों हाइड्रोजन है, सिर्फ एटम्स डिफरेंट है। कि पहला वाला क्या है, प्रोटियम आइसोटॉप, जिसके अंदर 1 1 है, ठीक है। ड्यूट्रियम, इसका मैस नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है। तो मैस नंबर इसमें देखा कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं था, इसमें एक न्यूट्रॉन आ गया, तो न्यूट्रॉन का फर्क आ गया ना। तो इसी तरह इसका मैस नंबर 3 हुआ, तो 3 में से एक गए 2, इसका मतलब 2 न्यूट्रॉन इसके अंदर आ गए। तो फर्क किसका है, सिर्फ न्यूट्रॉन्स का। एटॉमिक नंबर देखो दो, तीनों का एक एक है, तीनों के प्रोटॉन सेम है, तीनों के इलेक्ट्रॉन सेम, सिर्फ फर्क है मैस नंबर का, ये ऊपर वाले। तो ये तीनों आइसोटॉप्स किसके हैं, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है। पहले का नाम है प्रोटियम। आपसे सवाल आ जाए एग्जाम्स के अंदर, अक्सर आ जाता है कि व्हाट आर द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन नेम, तो आपने ये लिखना है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, साथ में ये सिंबल लिख देना। ट्रीटियम 3 को कहते हैं, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ड्यूट्रियम 2 को कहते हैं, तो ऊपर 2 आ जाएगा। प्रोटियम 1 तो 1। ये आइसोटॉप्स हो गए हाइड्रोजन के। नेक्स्ट चलते हैं, और भी आइसोटॉप्स है काफी के। अब आ जाते हैं आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन, देयर आर 2 स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। कहते हैं कार्बन के 2 स्टेबल आइसोटॉप्स है, कार्बन 12 एंड कार्बन 13, यानी ये पाए जाते हैं। कार्बन इन 2 फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन 12 में कार्बन, एंड 1 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कार्बन। ये रेडियो एक्टिव है, ये स्टेबल इतना नहीं है। आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन 12, वैसे तो 3 होते हैं कार्बन के आइसोटॉप, 2 होते हैं स्टेबल जो कि सही उसमें पाए जाते हैं। थर्ड वाला कौन सा होता है, कार्बन 14। जो आइसोटॉप कार्बन 12 है प्रेजेंट, यानी जो कार्बन 12 है जिसको हम अक्सर यूज करते हैं, वो कितनी उस परसेंट में पाया जाता है, 98। इसलिए ज्यादातर यही हम यूज कर रहे होते हैं, कार्बन 12 जो बार बार कह रहे हैं। वाइल कार्बन 13 एंड कार्बन 14 सिर्फ 1% पाया जाता है नेचुरली, यानी बहुत ही ना होने के बाद। All of them have the same number of protons। मैंने पहले भी कहा था इनकी में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, सिर्फ फर्क इसमें होगा न्यूट्रॉन्स में। ये हम देखते हैं कैसे फर्क होगा। कार्बन 12 है, अब देखो 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन, तो न्यूक्लियर नंबर भी 12 हो जाएगा, ठीक। अब जो कार्बन 13, मैस नंबर इसका 13 है, इसमें 6 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 13 में से 6 गए 7, यानी 7 न्यूट्रॉन। फर्क आया न्यूट्रॉन का, यहाँ 6 न्यूट्रॉन थे, यहाँ क्या आ गया, 7 न्यूट्रॉन। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये जो कार्बन 12 था, ये है कार्बन 12, ये है कार्बन 13, 3 आइसोटॉप्स हैं, और ये है कार्बन 14। तो कार्बन जो 12 था उसके अंदर न्यूट्रॉन कितने थे, 6। कार्बन 13 है, इसके अंदर न्यूट्रॉन कितना है, 7। अब जो कार्बन 14 है, 14 में से 6 प्रोटॉन निकाल दो तो क्या आ जाएगा, 8 न्यूट्रॉन। तो सिर्फ फर्क इसमें आ रहा है न्यूट्रॉन्स का। देखो प्रोटॉन्स इसमें भी सेम है 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6। प्रोटॉन सेम तो इलेक्ट्रॉन सेम, प्रोटॉन सेम तो इलेक्ट्रॉन सेम, प्रोटॉन सेम अगेन इलेक्ट्रॉन सेम, बट डिफरेंट कितने किसमें आ रहा है, न्यूट्रॉन्स में। न्यूट्रॉन्स में 6 है, कार्बन 13 में 7 है, और कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन्स है। तो जस्ट फर्क इसमें आ रहा है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन। ये आइसोटॉप्स कहलाते हैं। आइसोटॉप्स आपका भूलना नहीं चाहिए कि उनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है,
डिफरेंट किस क्या होता है, सिर्फ मैस नंबर, ये वाला मैस, इसका 12 है तो इसका 13 है मैस नंबर, और इसका 14। आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स हम स्टडी करते हैं। दो, पहला आइसोटॉप्स है क्लोरीन 3570, यानी इसका मैस नंबर 35 है पहले वाले का, और दूसरे वाले का है क्लोरीन 37। तो देखो सिर्फ मैस नंबर डिफरेंट है, पहले का मैस नंबर 35 है, दूसरे का 37 है, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 17 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें भी 17 है। इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन किसमें है, इसमें 17 थे इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी कितने ही होंगे, 17, इतना नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये दो आइसोटॉप्स क्लोरीन के पाए जाते हैं, क्लोरीन 37 और क्लोरीन। मैं आपसे कहूँ व्हाट आर द आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, तो आप कहोगे सर क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, दो आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम की अगर हम बात करें तो यूरेनियम के बेसिकली 3 आइसोटॉप्स होते हैं। पहले वाले का नाम है U34, दूसरे का U35 और तीसरे वाले का U38। इनमें भी सिर्फ फर्क इसका होगा न्यूट्रॉन्स का होगा, एटॉमिक नंबर इनका सेम होगा, सिर्फ ये देखो ये मैस ऊपर लिखा हुआ तो ये डिफरेंट है, एक का 238 है, इसका 235 है और इसका 236। ये सारे आइसोटॉप्स हैं। यहाँ पर आइसोटॉप्स दिए गए हैं, उनके ये सारे आइसोटॉप्स हैं। देखिए हाइड्रोजन के 3 थे, कार्बन के भी हमने 3 पढ़े हैं, क्लोरीन के 2 पढ़े थे और यूरेनियम के 3। अब उन आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, इस टेबल को अच्छी तरह याद कर लो, समझ आ जाएगी कि कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1, मैस नंबर 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। हाइड्रोजन 2 की बात करें तो एटॉमिक नंबर 1, मैस नंबर 2। अब आप कह रहे होगे सर हम जो पीरियोडिक टेबल में देखते हैं उसमें हम सिर्फ ये वाला देखते हैं कि हाइड्रोजन 1 आता है, हाइड्रोजन 1 आता है, ये वाला हम पीरियोडिक टेबल में और एग्जांपल भी यही लेते हैं। और इसी तरह कार्बन 12 करते हैं, 13 लेते हैं। तो याद रखना ये जो इस तरह के जो है ना आइसोटॉप्स, ये एलिमेंट ये ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, अबंडेंस है हर जगह, तो इसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। बाकी ये जो इसके आइसोटॉप्स हैं 2, 3, ये बहुत ही कम पाए जाते हैं, ना होने के बराबर, बहुत ही कम, इसलिए हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते, सिर्फ ये वाला पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। इसी तरह कार्बन 12, इसी तरह क्लोरीन 35 की एग्जांपल लेते हैं, 37 की नहीं, क्योंकि ये ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। ठीक हो गया, ये वजह है। पीरियोडिक टेबल में भी आपने सिर्फ हाइड्रोजन 1 पढ़ेंगे बस, यहाँ 2 और 3 का जिक्र नहीं है। आइसोटॉप जरूर है पर वो जिक्र उधर नहीं करते हैं, हम जिक्र इसलिए करते हैं सिर्फ ये ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, तो जो चीज ज्यादा उसको रेफर करते हैं। तो इस तरह ये 2 है, मैस नंबर H2 का 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1। तो ये सारा बारी बारी आप देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि ये किस तरह। इसी तरह ये कार्बन 12 है, 6 एटॉमिक नंबर है, मैस नंबर 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6। कार्बन 13 देखते हैं, एटॉमिक नंबर 6, मैस नंबर 13, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7, यानी 13 में से नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालते हैं, 13, 6, 7, तो वो 7 क्या आ जाएगा, नंबर न्यूट्रॉन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कार्बन 14 की। एटॉमिक नंबर कार्बन 14 का है 6, मैस नंबर है 14। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक, तो 14 में से 6 निकालते हैं तो नंबर ऑफ क्या बचेंगे, न्यूट्रॉन्स, तो ये 8 है। ये इस तरह से आपने टेबल देख लेनी है, आपको आसानी हो जाएगी कि किसका मैस नंबर ज्यादा है। अब एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, आइसोटॉप्स क्यों, कहाँ एप्लीकेशन, कहाँ यूज हो रहा है, तो ये काफी जगह है जहाँ पर ये सारी एप्लीकेशन आइसोटॉप्स यूज है। इन साइंस एंड मेनी डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स आइसोटॉप्स हैव वास्ट एप्लीकेशन, यानी बहुत ज्यादा उसकी एप्लीकेशन है जो हम आइसोटॉप्स पढ़ के आए। The biggest application is in the field of medicine. मेडिसिन में तो ये इंतहा का एप्लीकेशन है आइसोटॉप्स की। बहुत से आइसोटॉप्स हम यूज कर रहे हैं डिफरेंट उसके लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, कोई
गले की डायग्नोसिस के लिए काफी सारे आइसोटॉप्स यूज कर रहे हैं। दे आर अप्लाइड इन डायग्नोसिस, हम इसके जरिए क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी, हम रेडियोथेरेपी कर सकते हैं। एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेनी डिजीजेस लाइक कैंसर जैसे डिजीज को हम इसमें से ट्रीट कर सकते हैं आइसोटॉप्स के जरिए। अब इसके हम आगे यूजेस देखते हैं। यूजेस पेपर में आ जाते हैं। पेपर में किस तरह पूछते हैं कि व्हाट आर द 3 यूजेस, व्हाट आर द 4 यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। ये आपने यूजेस लाजमी याद करने, कोई ना कोई 3 या 4 पूछ लेता है, तो ये 5 नंबर का सवाल हो सकता है। यूजेस की बात करें या किसी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि रेडियोथेरेपी के लिए कौन सा आइसोटॉप यूज हो रहा है, तो ये आप अच्छी तरह ये यूजेस याद करना, ये आगे काम आएगा। यूजेस कहता है विद द एडवांसमेंट ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज द आइसोटॉप्स have found many applications in our lives. Following are the major fields in which isotopes have vast application. कि कुछ फील्ड्स नीचे दिए गए हैं जहां पर आइसोटॉप्स की बड़ी एप्लीकेशन। पहले नंबर पे रेडियोथेरेपी, इसका मतलब है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर, स्किन का जो कैंसर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा आइसोटॉप्स यूज होता है, फास्फोरस 32, यानी एक आइसोटॉप है, ठीक है। फास्फोरस एक एलिमेंट है, उसका एक आइसोटॉप है फास्फोरस 32, तो वो स्किन की कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। स्ट्रोंशियम 90, ये भी एक आइसोटॉप है जो कि यूज होता है, एंड स्ट्रोंशियम ये भी स्किन के ट्रीटमेंट कैंसर के लिए यूज होता है। ये 2 यूज होते हैं, ठीक है। बिकॉज दे एमिट लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन, इसकी वजह ये है कि ये कम बीटा रेडिएशन को क्या करता है, खारिज करते हैं। फॉर कैंसर कोबाल्ट 60, ये भी एक एलिमेंट का आइसोटॉप है। अफेक्टिंग विद इन द बॉडी इज यूज्ड बिकॉज इट एमिट्स स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग गामा रेज। आपसे सवाल आ सकता है कि कोबाल्ट 60 कौन सी रेज निकालता है, तो आपको पता लगना चाहिए कि कोबाल्ट 60 कौन सी रेज निकालता है, गामा रेज, ठीक है। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हमने देख लिया, स्किन कैंसर के लिए फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 यूज होता है, जबकि कोबाल्ट 60 अफेक्टिंग विद इन द बॉडी, ये भी कैंसर के लिए यूज होता है। नंबर 2 है ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। ट्रेस कहते हैं कोई चीज ट्रेस करना, कोई ट्यूमर हमें बॉडी में ना मिल रहा हो, और कोई मेडिसिन के तौर पे कौन से आइसोटॉप यूज होते हैं, द रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स। रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स का मतलब है जो रेडिएशंस रिलीज करें, रेडियो मैंने बताया था ना, रेडियोएक्टिव मतलब होता है रेडिएशंस खारिज करना। ऐसे आइसोटॉप जो रेडिएशंस खारिज करें आर यूज एज ट्रेसर, ट्रेस करने के लिए, ताक़ुब करने के लिए, इन मेडिसिन टू डायग्नोस, डायग्नोस करते हैं प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर हमारी जो ट्यूमर होता है बॉडी में, जो एक बीमारी का बायस बनता है, ट्यूमर कैंसर की अलामत बनता है ट्यूमर, जिसे हम कहते हैं ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी। के जो रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज, क्यों यूज होते हैं, ट्रेसेस इन मेडिसिन टू डायग्नोस द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में अगर खुदा ना खास्ता ट्यूमर बन जाए तो ये रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन एक A131, आयोडीन एक एलिमेंट है, उसका ये आइसोटॉप है। आयोडीन 131 आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ गोइटर। गोइटर कहते हैं वो जो गला एकदम बड़ा नहीं हो जाता, आपने कुछ लोगों का देखा होगा बहुत, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए, उसके डायग्नोस के लिए आयोडीन 131 यूज करते हैं। इन थायराइड ग्लैंड, गले में जो ग्लैंड होते हैं उसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। सिमिलरली टेक्नीटियम इज यूज्ड टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ। टेक्नीटियम ये एक आइसोटॉप है जो यूज करते हैं हमारी जो हड्डियों की ग्रोथ के लिए, ये यूज होता है। नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। ये जो ज्योग्राफी, अब आप नेशनल ज्योग्राफी को देखते होंगे, नई नई जगह, नए नए जानवर दरियाफ्त करने हैं जमीन के अंदर जो कितने सालों पहले मर चुके थे या जो दफन हो चुके थे, तो उनके जो के लिए भी आइसोटॉप्स यूज होते हैं। द रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स। वो कहते नहीं है कि ये डायनासोर्स, आपने न्यूज में देखा होगा कि ये इतने साल पुराने, तो हमें कैसे पता चला कि कितने साल पुराने, तो ये हम रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स यूज करते हैं जो एनालाइज करता है। रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स लाइक डेड प्लांट्स, डेड प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, एंड स्टोन, लेकिन ये पत्थर इतने 100 साल पुराना है,
तो ये रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स के जरिए हम उसकी उम्र का पता लगाते हैं। एज डिटर्मिनेशन, एज कैसे डिटरमाइन करते हैं? वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन half life of radioactive isotope is called radioactive isotope dating, कि उस रेडियोएक्टिव आइसोटोप की हाफ लाइफ का है। हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ का मतलब है कि वो जो आइसोटोप है वो उस कब डिके होता है, कितने टाइम बाद वो स्पीड डिके होता है, वो कितने टाइम बाद आधा डिके हो जाता है, तो वो उसकी हाफ लाइफ होती है। एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन containing objects by measuring radioactivity of carbon 14। कार्बन 14 हम यूज करते हैं कि ओल्ड कार्बन कंटेनिंग फॉसिल्स को मेजर करने की रेडियोएक्टिविटी, इन देम कॉल्ड रेडियोकार्बन डेटिंग। दोबारा देखो, एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स बाय मेजरिंग द रेडियोएक्टिविटी ऑफ कार्बन 14। ओल्ड ऑब्जेक्ट इज ओल्ड कार्बन कंटेनिंग कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसमें कार्बन हो, तो उसके लिए हम कार्बन 14 यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए, जिसको हम कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। ये आपने यूज देखने की रेडियो थेरेपी में किस तरह कौन सा यूज हो रहा है कैंसर के लिए, डायग्नोसिस के लिए, कि गोइटर में हमने अभी आयोडीन की बात की थी, फिर के आर्कियोलॉजिकल जियोलॉजिकल में कैसे यूज कर रहे हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं, इसमें हमने कार्बन 14 वाला देखा। ये चीजें आपने याद करनी। हमारे लास्ट टू एप्लीकेशंस में है केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन, कि क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके लिए हम कौन सा आइसोटॉप यूज करते हैं, ये देखते हैं। The radioisotopes are used in chemical reaction to follow a radioactive element during the reaction and ultimately to determine the structure। वो कहते हैं जो रेडियो आइसोटॉप्स है वो इस्तेमाल होते हैं केमिकल रिएक्शन में टू फॉलो अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट हम उसके साथ अटैच कर देते हैं जिससे हमें पता लगे कि रिएक्शन कहाँ जा रहा है, कहाँ तक पहुंचा है। The reaction and ultimately determine the structure। फिर वही जो रेडियोएक्टिव आइसोटॉप हमने अटैच किया होता है वो हमें बता रहा होता है कि इस जो रिएक्शन है इसका स्ट्रक्चर क्या है, प्रोडक्ट क्या बन रही है। फॉर एग्जांपल कार्बन 14 ये एक आइसोटॉप है, पिछले भी हमने पढ़ा है इसको, इज यूज्ड टू लेबल कार्बन डाइऑक्साइड। हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लेबल कर सकते हैं एज कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करता है, प्लांट्स यूज करते हैं पराग बनाने के लिए। For photosynthesis to form glucose, its movement is detected through the various intermediate। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल कर इज यूज टू लेबल, हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल करने के लिए कार्बन 14 उसके साथ लगा देते हैं। अब जब कार्बन 14 लगा दिया रेडियोएक्टिव आइसोटॉप, तो जहां जहां ये आइसोटॉप जाएगा वो हमें सारे स्टेप्स पता लगते जाएंगे कि वो कैसे बन रही है, या फोटोसिंथेसिस का स्टेप कितने, तो ये सारा आइसोटॉप की वजह से हुआ है। As carbon dioxide is used by the plants for photosynthesis to form glucose, its movement is detected through the various intermediate steps up to glucose। तो ग्लूकोज जहां तक बनता है हमें उसकी स्टेप मालूम हो जाते हैं। नंबर आखिरी जो हमारी एप्लीकेशन है वो है एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। न्यूक्लियर प्लांट आपने वर्ड सुना होगा, जहां पर ज्यादा एनर्जी, जैसे न्यूक्लियर बम हो गया, ये सारे वहां पर भी रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स हम यूज करते हैं ताकि उसके जरिए हम ज्यादा एनर्जी हासिल हो। तो रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय कैरिंग आउट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। रेडियोएक्टिव आइसोटॉप यूज होते हैं किस लिए? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए, बाय कैरिंग आउट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ये एक रिएक्शन है जिससे हम एनर्जी हासिल करते हैं, उसका नाम है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो कि होता है किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में। एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसके अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, जहां पे एटम्स क्या हो रहे होते हैं, ब्रेक हो रहे होते हैं। तो कैरिंग आउट कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे व्हेन यूरेनियम, ये अभी हमने पढ़ा था आइसोटॉप में, व्हेन यूरेनियम 235 इज बम्बार्डेड, हम उसको बम्बार्ड करें किससे, विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, कोई भी न्यूट्रॉन जा रहा है उसके स्लो जो मूव कर रहा है उसके साथ बम्बार्ड करते हैं यूरेनियम 235 द यूरेनियम न्यूक्लियस। अब जो यूरेनियम का ये जो वाला न्यूक्लियस है, ये न्यूट्रॉन आ रहे हैं,
यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेक्स हो जाता है अप टू प्रोड्यूस, तो वो टूट जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेरियम 139 एलिमेंट में और क्रिप्टॉन 94 में, और इसके अलावा 3 न्यूट्रॉन्स और निकलते हैं। तो ये देखो, ये हमारे पास यूरेनियम 235 था, उसके अंदर हमने न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई है स्लो। अब ये यूरेनियम जब न्यूट्रॉन इसके अंदर बम्बार्ड हुआ, टकराया, तो ये टूट गया यूरेनियम। पहले इसमें बन गया बेरियम 139 में, फिर ये बन गया क्रिप्टॉन में, फिर इसमें मजीद 3 न्यूट्रॉन और निकले। लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि इसके अंदर एनर्जी रिलीज हुई। वो एनर्जी इतनी हाई थी कि हम उससे बिजली पैदा कर सकते हैं, उससे हम उस एनर्जी को हम लाइक न्यूक्लियर बम में यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी इसमें यूज होती है। तो ये सारी इसकी एप्लीकेशन थी, 5 एप्लीकेशन, यानी यूजेस क्या थे उसके रेडियो आइसोटॉप्स के। तो ये आइसोटॉप्स आपने देखना है कि 5 यूजेस हैं, इजी हैं। पहले देखना कि रेडियो थेरेपी में क्या है, फिर ट्रीटमेंट है, उसके हवाले से जब आप देखोगे तो उसका आइसोटॉप आपको याद हो जाएगा। एप्लीकेशन हमने पढ़ी, हमने स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटॉप्स पढ़े, तो ये पूरा चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। हम इसकी एक एक्सरसाइज रहती है, उसको हम देखेंगे। एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है, बेसिकली एक्सरसाइज होती है खुद करने की, क्योंकि आप देखो पूरा चैप्टर पढ़ा है ना, अब आपको पता होना चाहिए कौन सा सवाल का जवाब क्या हो सकता है। तो लेकिन हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और उसमें हम बताएंगे कि क्या चीज है क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो इसकी एक्सरसाइज के होगा। तब के लिए अल्लाह।